नमस्कार, हमारे इलेक्शन स्पेशल शो लिट्टी चोखा चुनावी चौका में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार की चुनावी जंग हर गुजरते दिन के साथ लिट्टी की तरह गर्म होती जा रही है साहब। नेताओं के बयान चोखे ना हो लेकिन बयानों पर राजनीति खूब हो रही है। जिन चार खबरों का विश्लेषण हम आज करेंगे उनमें पहली है खेसारी लाल यादव के बयान के बाद चुनाव में एक बार फिर जंगल राज का मुद्दा गर्मा गया है। हमारी दूसरी बड़ी खबर राघोपुर के रण से जुड़ी हुई है। तेजस्वी की घेराबंदी के लिए अमित शाह समेत एनडीए के तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा राघोपुर में दिखा। बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है, करेंगे उसका विश्लेषण। तीसरी बड़ी खबर बिहार में गमचा पॉलिटिक्स की, और चौथी बड़ी खबर बिहार के चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी की एंट्री से क्या कुछ बदलाव होगा, क्या महागठबंधन आधी आबादी के वोट को अपनी तरफ ला पाएगा, यह अपने आप में एक अहम सवाल है। इन चार बड़े खबरों का करेंगे विश्लेषण लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में। हमारे रोज के जो बहुत ही खास मेहमान हैं अवध ओझा साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका हमारे इस मंच पे आने के लिए। और मेरे सहयोगी मधुरेंद्र जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, मधुरेंद्र इस दौर में हमारे साथ होंगे। उनकी समझ बिहार की राजनीति को लेकर अपने आप में बहुत जबरदस्त है कि वहां पर इस बार जाति समीकरण फिर से वही रंग दिखाएंगी या विकास का मुद्दा कहीं अपना असर दिखाएगा। लेकिन अवध ओझा साहब, अब ये जंगल राज का जो मुद्दा है ना, आपने देखा होगा एनडीए की रणनीति क्या है। वो 20 साल के काम को नहीं बता रहे हैं, 11 साल के काम को नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब इनको वोट मत देना, ये जंगल राज रिटर्न टू हो जाएगा। एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किसी भी प्रशासन की आत्मा है। आत्मा अगर लॉ एंड ऑर्डर कमजोर होगा, एक छोटी सी कहावत भी है कि जिस घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में शांति नहीं होगी वहाँ विकास नहीं होगा। जापान 1867 में जब मेजी रेस्टोरेशन होता है वो सीधी एक बात बोलता है, लॉ एंड ऑर्डर, और उस लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वो इन्वेस्टमेंट का हब बन गया। और निवेश की पहली शर्त है साहब, कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। सबसे पहले जब अरब सल्तनत की शुरुआत हुई, अरबी शासन की, तो बड़ा फेमस खलीफा है उमर, हजरत उमर। तो हजरत उमर के टाइम पे एक लेडी रात में 2 बजे रात में ट्रैवल कर रही थी अपने सामान के साथ। तो किसी ने उस लेडी के ऊंट की लगाम पकड़ ली। तो उस लेडी ने कहा कि या तो उमर मर चुका है और या मैं कहीं और हूं। और उस दरमियान हजरत उमर और अबू बकर के दरमियान अरब का जो विकास होता है, शांति। मायावती जी पहली बार सीएम बनी उत्तर प्रदेश की। प्रदेश का हर व्यक्ति किसी भी जाति वर्ग का हो, उसने उनकी कानून व्यवस्था की बड़ी तारीफ की। तो कानून व्यवस्था किसी भी समाज और राष्ट्र की पहली प्राथमिकता है। अगर हम बिहार के डेवलपमेंट की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो उसमें पहली चीज होगी इन्वेस्टमेंट। बाहर का आदमी तभी आएगा जब वहां शांति होगी, कानून व्यवस्था का राज होगा। बिल्कुल। अगर आपका कानून व्यवस्था का राज नहीं है, फिर क्यों कोई अपनी जान जोखिम में डाल के वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा। चुनावी भट्टी की गरम लिट्टी में आज बात खेसारी लाल यादव के जंगल राज की। खेसारी का कथित जंगल राज को लेकर कहना है कि उस समय पैसा लेकर छोड़ दिया जाता था। जाहिर है इतना कहना था कि बिहार की सियासत में चुनावी भट्टी का ताप बढ़ गया। उस समय तो पैसा लेकर छोड़ दिया जाता था ना, आज तो मार दिया जाता है, इंसान ही खत्म हो जाता है। देखिए हर सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में माननीय हमारे पिता लालू प्रसाद यादव जी को बिहार मिला था, कोई नेता गलत नहीं होता है सर, उसके लोग गलत होते हैं। आप 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं है ना। विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। और एक बात इसलिए भी कह सकते हैं मधुरेंद्र, मैं इसलिए कहता हूं कि जिसका जो काम है उसको वही साचता है ना। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को लाके राजनीति में एंट्री करवाओगे और उनकी राजनीतिक समझ को नहीं जागरूक करोगे तो इस तरह के बयान ही आएंगे। अब अवध ओझा साहब, ये मामला इतना आसानी से बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है। मैं आपको कि कोई नेता बुरा नहीं होता, उसके लोग बुरे होते हैं। तो मैं बताऊं, इस बात पे मुझे अपनी कहानी याद आई। मैं क्लास 8 में था, तो रिजल्ट आया फर्स्ट सेमेस्टर का। तो मैं घर आया तो माता जी ने पूछा कि कैसा रहा रिजल्ट। तो मैंने कहा पंकज, अतुल, हरपाल ये लोग भी फेल हो गए हैं। तो बोली मतलब? अरे मैंने कहा 7 लोग फेल हुए हैं संस्कृत में। तो बोली तुम्हारा क्या है? मैंने कहा मैं भी फेल हो गया हूँ।
तो उन्होंने 2-3 चाटे मारे मुझे खींच खींच के, और फिर मारने के बाद उन्होंने कहा कि पूछो मारा क्यों। मैंने कहा क्यों, मैं फेल हो गया इसलिए मारा। बोला नहीं, इसलिए नहीं मारा, अरे जो पास हो गए उनको देखो ना। तो मैं तो ये सोच के गया था कि मैं दूसरों को गलत बताकर अपने लिए सिंपैथी गेन करूंगा। खेसारी जी ने बड़ी बचपने वाली हरकत की है, जो अभी आपने शब्द इस्तेमाल किया ना, राजनीतिक समझ। किसी के गलत को पकड़कर हम अपने गलत को जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन वो राजनीतिक समझ आपकी तब आएगी ना जब आप लोगों से मिलते हैं, ग्राउंड में काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ काम करते हैं। साहब राजनेता मैं समझता हूँ इस दुनिया का सबसे टफेस्ट प्रोफेशन है, वो कोई मजाक नहीं है। जिसका जो मन आए नेता बन गए। रमेश भाई, अदाकारी, कलाकारी और राजनीतिक कलाकारी, इसमें बहुत अंतर होएला। नहीं, अदाकारी, कलाकारी, नौटंकी, हाँ राजनेता को हर सेकेंड, मैं तो गुजरा हूं ना, मतलब मैं तो उस फेज से गुजरा हूं कि एवरी सेकेंड आपका जो मेंटल स्टेटस है, बच्चा सामने आ गया और बेटा कैसे हो, बुजुर्ग सामने आ गया, सीरियस हो गए, तो वो जो पर्सनालिटी डेवलप होती है राजनीतिज्ञ की, वो मतलब। लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं बच सकते ना कि हमारे टाइम में तो पैसा लेके छोड़ दिया जाता था, इनके टाइम पे तो मार दिया जाता। ये तो बहुत ही नासमझी वाला बयान है। ब्लंडर किया उन्होंने। और वो कह रहे हैं दूसरी बात भी देखिए, पहला तो कर दिया, उसके बाद एक और कर दिया। बोले कोई नेता बुरा नहीं होता, कोई फिल्म का डायलॉग है ना, कोई नेता बुरा नहीं होता, उसके कार्यकर्ता बुरा बनाते हैं। इस पूरा घटनाक्रम में रुआ देखी तो चुनाव पिक पे आ चुकल बा, और पिछला 2-3 दिन की अगर हम योगी जी के रैली के देखी तो पूरा चुनाव में का एस्टेब्लिश करे की कोशिश होता था। तो वो जंगल राज के इर्द गिर्द पूरी रणनीति बुन रहे हैं, जंगल राज के एस्टेब्लिश करे की कोशिश होता रखा, और ये शब्द से पूरा आरजेडी अपना के निकाल के बाहर खड़ा रखा। लेकिन उनके कैंडिडेट जब एक्सेप्ट कर लख जंगल राज के, तो बचल का बिल्कुल वो तो ये क्या उन्होंने तो सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लिया ना। हाँ कि हाँ मतलब किडनैपिंग होती थी साहब, लेकिन हम छोड़ देते थे पैसे लेके। बहुत मासूमियत से उन्होंने कह दिया इस बात को, जबकि इतनी मासूमियत वाली बात है नहीं है। कलाकार दिल के बहुत साफ आदमी बिल्कुल, अब वैसे भी वो दिल के साफ है। मान लेना चालू है। इसके बाद बिहार के चुनाव में जंगल राज की गूंज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह से लेकर सीएम नीतीश कुमार भी चुनावी रैलियों में जंगल राज का जिक्र करना नहीं भूलते। लेकिन इस बार आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने जंगल राज पे ऐसा कुछ कहा जिसने नई बहस छेड़ दी है। खेसारी ने कहा कि जंगल राज अच्छा था। खेसारी ने ऐसा क्यों कहा और जंगल राज अच्छा कैसे हो गया, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार जंगल राज का नमूना था। शाम को कहीं निकलना है, कहीं जान नहीं जाती, घर पे रहती है क्योंकि असुरक्षित महसूस होती है, क्योंकि अपराध इतना हो रहा है। जंगल राज की समाप्ति ये नीतीश कुमार की देन है। बिहार के चुनावी समर में जिसे एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दिख रहा है वो है लॉ एंड ऑर्डर का, सुशासन का, जंगल राज का। आपको ध्यान रखना है, जंगल राज वाले शिकारी, जंगल राज वाले शिकारी। सन 2000 के बाद से बिहार के हर चुनाव में जंगल राज के उस कथित दौर का जिक्र होता आया है। बिहार किसके हाथ में रहेगा? जंगल राज सालों तक बिहार पर थोपने वालों के हाथ में रहेगा या नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने बिहार को जो विकास के मार्ग पर चढ़ाया है उनके साथ रहेगा? ये बिहार सुशासन बनाम जंगल राज का चुनाव है। हाल फिलहाल में अभिनेता से नेता बने आरजेडी के खेसारी लाल की सोच कुछ जुदा है। उनका दावा है कि कथित जंगल राज कहकर बिहार को बदनाम किया गया। बीच सेंटर में मर्डर हुआ ना जी, अब सोचिए ना भाई, तो ये कौन सा राज है? इसको कौन सा राज कहेंगे? ये राम राज है? वो जो मरे वो रावण थे और जो मारे वो राम थे? ऐसा तो नहीं तो राम राज है। बैटल ऑफ बिहार के मौजूदा दौर में भी यही मुद्दा सरगर्म है, लेकिन लगता है छपरा से आरजेडी कैंडिडेट खेसारी लाल यादव को ये बात चुभ गई है। खिसियाए खेसारी ने जंगल राज पर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे हंगामा मच गया। पैसा लेकर छोड़ दिया जाता था ना, आज तो मार दिया जाता है, इंसान ही खत्म हो जाता है। देखिए हर सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में माननीय हमारे पिता लालू प्रसाद यादव जी को बिहार मिला था, कोई नेता गलत नहीं होता है सर, उसके लोग गलत होते हैं। खेसारी ने कथित जंगल राज पर जो कहा उससे विरोधियों को मिर्ची लगनी थी, लगी भी। सबसे पहला पलटवार किया खेसारी लाल यादव की भोजपुरी एक्टरों की मित्र मंडली ने। हाल ही में कमल थामने वाले पवन सिंह से लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तक ने पलटवार किया। 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं? है ना?
विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। उनके नेता लोग भी जंगल राज की पैरवी कर रहे हैं। अब बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जंगल राज शब्द कहां से आया। बिहार में जंगल राज शब्द का पहला जिक्र अगस्त 1997 में पटना हाईकोर्ट में हुई एक सुनवाई के दौरान हुआ था। तब जस्टिस वीपी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा ने पटना में जल भराव और जल निकासी के खराब हालात से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने इसे लालू राबड़ी सरकार को घेरने के लिए एक राजनीतिक हथियार के तौर पर लोकप्रिय बना दिया। लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले में फंसने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के ठीक एक महीने बाद पटना हाईकोर्ट की ये टिप्पणी आई थी, जिससे ये शब्द सीधे तौर पर आरजेडी के शासनकाल से जुड़ गया। इसके बाद बिहार में हुए हर चुनाव में जंगल राज का जिक्र होता आया है, जो अब भी बदस्तूर जारी है। अवध ओझा साहब, तो देखिए सारा गेम इसका है कि लोगों की जेहन में इतना खौफ भरने की कोशिश करो कि देखो साहब वो जंगल राज था, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया था, ये आ जाएंगे तो फिर वैसे ही आ जाएंगे। मतलब मैं सोचता हूं कि इतने साल के बाद भी अगर आपको 20 साल पहले की याद दिलानी पड़े, ये भी तो एक अलग ढंग का सिस्टम चल गया हमारी राजनीति में। बिल्कुल। एक्चुअली चक्कर क्या है ना कि बिहार में हमारे पास किसी और मुद्दे पर, जैसे मैंने कहा पिछले शो में भी मैंने कहा कि हम तमिलनाडु में इस पे बात नहीं करेंगे, हम कर्नाटका में इस पे बात नहीं करेंगे, हम तेलंगाना में इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे सेक्टर डेवलप हो चुके हैं। उनका सर्विस सेक्टर अच्छा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा है, बहुत अच्छा है। पंजाब में हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, लेकिन बिहार और पूर्वांचल यूपी, जैसे हम इस लॉ एंड ऑर्डर की बात यूपी में भी करते हैं, दोनों स्टेट के साथ ये बहुत बड़ी चुनौती। आप देखो जब चेस का गेम होता है तो सारे प्यादे बोर्ड से उतार दिए जाते हैं, लेकिन अंतिम में जब राजा बचता है तो चेक एंड मेट, उसे बोर्ड से नीचे नहीं उतारा जाता। कभी भी राजा को बोर्ड से नीचे नहीं उतारा जाता। जैसे आपने घोड़े को मार दिया वो बाहर हो गया, हाथी को मार दिया वो बाहर हो गया, राजा को चेक एंड मेट। लेकिन एक बात में वापस, खेसारी लाल यादव को जैसे आपने देखा होगा आरजेडी या तेजस्वी यादव जंगल राज पे बयान नहीं दे रहे। बिल्कुल नहीं। वो केवल अपनी जो उनका मैनिफेस्टो है उसको बता रहे भाई किनारों के चल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो जानते हैं इस मुद्दे को जितना उछाल मारेंगे वो कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक दलों को फायदा देगा। लेकिन खेसारी की ये समझ यहाँ कमजोर पड़ गई, तो आपको लगता है अब ये मुद्दा इतनी आसानी से ठंडा नहीं होगा? नहीं, मैं बताऊं आपको, जब इलेक्शन आता है तो अपोजिशन एक कोशिश करता है, बड़ी प्यारी कोशिश ये करता है कि वो आपको पैनिक करता है, भड़काता है, इंस्टिगेट करता है। खेसारी जी इस चाल को, और मैं एक बात यहाँ डिस्क्लोज करना चाहूँगा, जिस दिन से चुनाव में उतरे मेरा बड़ा व्यक्तिगत संबंध है खेसारी लाल यादव जी से। अच्छा, आपके मित्र हैं? अरे बहुत अच्छे। कैसे बात होती है आपकी, जरा थोड़ा बड़ी दोस्ताना बात है। और 2 दिन पहले मैंने उन्हें फोन करके कहा, 2 दिन मैं यहाँ पे मंच पे इस बात को बोल रहा हूँ, 2 दिन पहले मैंने फोन करके कहा कि बाबूजी अब नेता हो गए हो, मेरा एक दोहा रट लो। बोले बाबा कौन सा? तुमने कहा ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। इन बाबा और कुछ? अरे मैंने कहा प्रचार करा, बोला मत, कुछ मत बोलिया। लेकिन वही है ना कि पॉइंट ऑफ टाइम पे आदमी अपने आप को संभाल पाना, जैसे हर आदमी नरसिम्हा राव नहीं हो सकता। मैंने उनके अंदर देखा था, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी, वो आदमी चुपचाप बैठा रहता था। ये जो पर्सनालिटी डेवलप होती है, क्योंकि वो जो आपसे सवाल पूछ रहा है कोई जरूरी नहीं सवाल पूछ रहा है, वो आपको इंस्टिगेट भी कर रहा होता है। तो खेसारी जी शायद इस अनुभव से वंचित थे और उसका शिकार हो गए। बात बैटल ऑफ राघोपुर की। बीजेपी ने महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव की सियासी घेराबंदी तेज कर दी है। एनडीए के दिग्गजों का जमावड़ा आज हाजीपुर में जुटा। निशाने पर रहे तेजस्वी यादव, क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप किसी का टैलेंट नहीं सीख सकते तो आप उसके मनोबल पे प्रहार करना शुरू करिए, आप उसका चैन छीनने की कोशिश करिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर में आपने देखी, बड़ी भीड़ है साहब। लेकिन ये देखिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखिए, ये सीखने लायक है कि जो असली व्यक्ति है उसको ही चारों ओर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना घेर दो कि उसके दिमाग में हमेशा चलते रहे भाई राघोपुर का क्या होगा जहां से मैं लड़ रहा हूं। बिल्कुल। तेजस्वी यादव यहां से तीसरी बार चुनावी मैदान में है। 2015, 2020 तेजस्वी यहां से जीत चुके हैं, लेकिन इस बार मोर्चा बीजेपी के चुनाव चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने संभाला है। तेजस्वी की राघोपुर में घेराबंदी अब अमित शाह कर रहे हैं। राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ क्या व्यू रचना कर रहे हैं अमित शाह,
इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट डालते। तेजस्वी यादव महागठबंधन का सीएम फेस। क्रिकेट के खिलाड़ी रह चुके तेजस्वी राघोपुर विधानसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं। राघोपुर लालू परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। 2015 और 2020 के चुनाव में तेजस्वी राघोपुर सीट फतह कर चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी इस बार राघोपुर सीट से जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने तेजस्वी को उनकी परंपरागत सीट पर घेरने की पुख्ता रणनीति बना ली है। खुद अमित शाह ने तेजस्वी को घेरने का चक्रव्यूह बना लिया है। भाई तेजस्वी जी, आप बिहार को किस चीज में नंबर 1 बनाना चाहते हो? नीतीश जी ने बड़े प्रयास से 20 साल में कानून और व्यवस्था ठीक की है। क्या आप बिहार को फिर से अपराध में नंबर 1 बनाना चाहते हो? हत्या में नंबर 1 बनाना चाहते हो? फिरौती और अपहरण में नंबर 1 बनाना चाहते हो? लूट में नंबर 1 बनाना चाहते हो? आपकी ये इच्छा आपके मन में ही रह जाएगी, क्योंकि फिर से एक बार बिहार की जनता एनडीए को चुनने जा रही है। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को चुनने जा रही है। तेजस्वी का विधानसभा क्षेत्र चारों ओर से गंगा की धार से घिरा है और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने राघोपुर की तरह तेजस्वी यादव को 4 मोर्चों से घेरने की रणनीति एक्टिव कर दी है। राघोपुर का रण तेजस्वी यादव बनाम बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार के बीच है। सतीश कुमार की खासियत यह है कि वो राघोपुर सीट पर राबड़ी देवी को हरा चुके हैं। हालांकि 2020 के चुनाव में सतीश कुमार तेजस्वी यादव से हार चुके हैं। इससे सबक लेते हुए बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने पिछली बार के मुकाबले राघोपुर में अपना संगठन बूथ स्तर तक मजबूत किया है। यहां 3 यादव और एक राजपूत उम्मीदवार मैदान में होने से मुकाबला रोचक हो गया है। राघोपुर सीट पर यादवों की आबादी करीब 30% है, जबकि दूसरे नंबर पर राजपूत वोटर हैं। बीजेपी ने राघोपुर में यादव उम्मीदवार उतारा है। अगर यादव वोटों में बीजेपी के पक्ष में थोड़ा भी झुकाव आया और राजपूत, ब्राह्मण और दलित समुदाय साथ आए तो खेल उलट सकता है। जितने बाहरी लोग आ रहे हैं बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बिहार पे कब्जा कराना चाहते हैं। बिहार का बेटा ही, बिहार का लाल ही बिहार को चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आके चलाएगा। ये लोग ऐसा लोग चाहते हैं कि रिमोट कंट्रोल से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है बिहार को चलाने का काम करें। ऐसा हर किस होने वाला नहीं। चुनावी रण में घिर गए हैं तेजस्वी। जानकार कहते हैं कि गंगा की धार के बीच राघोपुर की धरती हर चुनाव में एक नई कहानी लिखती है। लिहाजा तेजस्वी के लिए चुनौती बड़ी हो गई है। हम भी राघोपुर जाएंगे प्रचार करने। दरअसल तेजस्वी यादव के लिए लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि लालू विरासत बनाम नई चुनौती की है। अगर उन्होंने राघोपुर का किला बरकरार रखा तो ये उनकी नेतृत्व क्षमता की पुष्टि होगी, लेकिन अगर लहर उलट पड़ी तो ये 2025 के बिहार चुनाव का सबसे बड़ा सियासी झटका साबित हो सकता है। अवध ओझा साहब, ये भी एक मास्टर स्ट्रैटेजी है जो आपका मेन फोकस पॉइंट हो। महागठबंधन का इस समय फेस कौन है? तेजस्वी यादव। तो साहब, अगर आप उन्हीं की व्यू रचना कर रहे हो तो ये तो एक अच्छी रणनीति मानी जाती है। राजनीति में 2 किताबें बड़ी फेमस है पूरी दुनिया में, एक अर्थशास्त्र कौटिल्य की और एक प्रिंस मैकियावेली की, और दोनों एक बात पैरेलली कहते हैं कि तुम्हारा दुश्मन जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करे उसे वहीं मिटा दो। नहीं, लेकिन एक और दूसरी बात होती है ना, जैसे तेजस्वी यादव क्रिकेटर थे, उसके बाद वो राजनीति में आए क्योंकि पिता राजनीति में थे, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके तमाम सवाल उठते हैं। तो राजनीति में एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? राजनीति में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू उस आदमी की जो समझ थी, मुझे लगता है कि अगर भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सिवा कोई और रहा होता तो ये देश मैक्सिमम 20 साल सरवाइव करता, मैक्सिमम। जवाहरलाल नेहरू की किताब है, वो किताब नहीं है, बेसिकली लेटर्स है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की एक झलक, उसे पढ़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई एक व्यक्ति यूनान से कहानी शुरू करता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे लाके खत्म करता है जेल में। क्या समझ थी इतिहास की? श्रद्धा और विश्वास विज्ञान के विकास में बाधक है, ये स्टेटमेंट्स हैं। आपके लिए आप लोग क्या मानते हैं, एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स के लिए? हाँ,
पॉलिटिक्स तो नहीं, बट जैसे कि बिहार में अभी तक एतेक लोग छे जो दोसर राज्य में जाकर अपन गुजारा करे छे। तो हमार सवाल ये है कि बिहार कखनी एतेक काबिल हो पाता है कि अपन ही राज्य में पढ़ता है और कमा पाता है? क्यों? बिहार से आप कहाँ से हैं? बिहार हाजीपुर। हाजीपुर से। तो आपको ये 20 साल कैसे लगे नीतीश कुमार के? मैंने बचपन से लेकर अब तक जितना भी देखा है, मुझे बिहार हमेशा सेम ही लगा है। मुझे उसमें अभी तक आज तक कोई बदलाव ही नहीं लगा। ये नया जनरेशन, मुझे कोई बदलाव ही नहीं दिखा उसमें। मैं जितनी बार गई हूँ वही सेम चीज। अभी जो तेजस्वी यादव जो ये वादे कर रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं आपको? गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको? नहीं, मुझे उम्मीद ही नहीं क्योंकि अभी तक बिहार में जितने भी लोग हैं उन सबका यही मानना है, अभी तक सबका माइंडसेट यही है कि बिहार में अगर कोई बच्चा रह रहा है वो तो या तो मजदूरी करेगा या सिर्फ पान मसाला यही सब खाएगा। अभी तक लोग का यही माइंडसेट है। तो बिहार कब आगे बदलेगा कैसे? आप क्या समझती हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जो सरकार वादे कर रही है, जो इतने मुद्दे उठा रही है हर चीज़ पे लेके, तो उसी पे काम बहुत अच्छा है। किसी भी परिवार का जो विकास होता है, जैसे मेरे पिताजी थे, उन्होंने गांव छोड़ दिया, परमानेंटली छोड़ दिया। तो मैंने उनसे कहा कि आप डर के मारे गांव से भाग आए। बोले नहीं, गांव में तुम रहते तो सिर्फ 20 बीघे खेत पे तुम्हारा दिमाग रहता। अब तुम शहर में हो, तुम 500 बीघा खेत खरीदने की औकात पैदा करो। पलायन कराए, भाग आए, समाज बदला उन्होंने। तो मेरे पिताजी की जो सोच थी, हालांकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो, लेकिन एक विकसित विचार, प्रगतिशील विचारधारा है। कोई भी समाज का निर्माण जब होता है तो समाज की विचारधारा पर होता है। जैसे हम यहाँ लोग सारे लोग बैठे हुए हैं, अब हमारी विचारधारा शिक्षा पे है, लेकिन जो बहुसंख्यक मेजॉरिटी बिहार की पॉपुलेशन है, क्या वो शिक्षा के महत्व को समझती है? जिसको वोट करना है, क्या वो समझती है कि समाज, ये प्रदेश कैसे बदलेगा? जिस दिन, इस पूरे देश की बात कर रहा हूं, बिहार की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं, जिस दिन इस देश का व्यक्ति राजनेताओं से जीडीपी पे बात करेगा, नेशनल इनकम पे बात करेगा, सर्विस सेक्टर पे बात करेगा, उस दिन इस देश की जो राजनीतिक मंडली है वो बदल जाएगी। जैसे अभी भट्ट साहब कह रहे थे कि राजनेता मैनिफेस्टो में ऐसा डाल देते हैं। आज से 30 साल पहले गाने थे, कितने प्यारे प्यारे गाने थे। सूरज में लगा धब्बा, फितरत के करिश्मे है, सोचने वाले गाने थे ना। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। मतलब अगर 20 साल 1990 के बाद के अगर हम गाने देखें, 1990 के पहले बड़े दार्शनिक गाने हैं। फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। गरीबी ही इतनी ज्यादा है कि उससे ज्यादा कुछ भेज भी नहीं सकते। वो मूवी है ना श्री 420 कि प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो बारिश हो रही है और दोनों ही मजदूर हैं, मतलब राज कपूर भी मजदूर है, नरगिस भी मजदूर है, तो दोनों ही मजदूर है। बारिश हो रही है और राज कपूर ने जो छाता पैर पकड़ रखा उस पर पैचेस लगे हुए हैं। तो राज कपूर साहब ये बात कह रहे हैं कि प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो नरगिस इतना प्यारा जवाब दे रही हैं, वो कह रही है कि कहता है दिल रास्ता मुश्किल। ये नहीं कह रही मैं डर रही हूं, कह रही कि कहता है दिल रास्ता मुश्किल। भिखमंगे हो तुम, मालूम नहीं कहां मंजिल। अब गाना क्या बनता है? आज के जो गाने हैं उन गानों का कोई दर्शन ही नहीं है। यार का नेम चले और बेबी क्या करके उसकी लाइनें हैं कि घूमती गेम चले। ये लोग ज्यादा कैसे था? कैसे था? हाँ, और आगे क्या लाइन है? और एक और भी कुछ लाइन है कि साथ में मेम चले, ऐसे कुछ लाइन है। अब जब आदमी गाना इस तरह का सुन रहा है, उस पूरे गाने में आपको एक ही लाइन याद है, साथ में मेम चले। तो वो गाने का मतलब ये था कि उस समय शिक्षा भले ही कम थी, लेकिन लोगों की समझ का लेवल बहुत प्यारा था। बिहार के लोगों की जो समझ है ना बाकी राज्यों के मुकाबले मैंने पॉलिटिक्स में देखी, बहुत शानदार है। वो हर मुद्दे पे चर्चा करते हैं। साहब जो रूस और यूक्रेन के युद्ध की भी चिंता कर रहा है, उसकी समझ कोई सामान्य समझ नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो कास्ट के स्तर पे जाके वोट करता है। ये बड़ा चौंकाने वाली बात है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर में उतरे ही जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया, मधुबनी प्रिंट का गमछा पहने हुए थे और चारों ओर मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री ने गमछा घुमा घुमा कर लोगों का अभिवादन किया। बिहार की राजनीति में गमछा पॉलिटिक्स बहुत मायने रखती है
और प्रधानमंत्री ने इसको भी आधार बनाया है। प्रधानमंत्री जाने ही इसलिए जाते हैं कि वो राजनीति में उस क्षेत्र के नए रंग हमेशा भरते रहे हैं, लेकिन क्या इन रंगों को भरकर वोट की फसल को वो काट पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज तो बड़ी मजेदार बात हुई है, केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, हमारे मित्र मधुरेन भी गमछा पहन के आए। आप पता नहीं कौन से प्रिंट का पहन के आए हो आप। देखिए ये गमछा बनारसी है। बनारसी है। ये गमछा के विश्लेषण हम बाद में करें, पहले ओझा जी अपन गमछा के विश्लेषण करें। हाँ ओझा साहब ये कभी कभी मुझे लगता है कि मोदी जी मेरे वीडियोस देखते हैं। उसकी वजह यह है कि गमछा का जो राष्ट्रीयकरण है वो मैंने किया है। एक बार इसके लिए ताली तो बजती है। नहीं, मैं बता दूं उसके पीछे मैं एविडेंस दे रहा हूं। आधुनिक समय में गमछा पहनना लोग तौहीन समझते हैं। मैंने बड़ी बॉलीवुड मूवी देखी, उन बॉलीवुड मूवियों में जो नौकर होता है वो गमछा पहनता है, मालिक को गमछा पहने हुए कभी नहीं दिखाया। मैं जब शो पर गया, एक अच्छा चैनल है टीवी चैनल इंडिया में, मैं उनके शो पे गया, मैं गमछा पहन के गया, तो वहाँ पे दो लोगों ने मुझसे कहा कि सर वो गमछा उतारना पड़ेगा। मैंने कहा तो शो खत्म कर दो। ये सुरक्षा, सम्मान और संस्कृति का सूचक है। बहुत बढ़िया, यही ना। और ये जो गमछा मैंने पहन रखा है, मेरे गुरु महाराज हैं अड़गड़ानंद महाराज, यथार्थ गीता लिखी है। आप कभी भी उनसे मिलने जाएंगे तो वो गमछा ही गिफ्ट करते हैं। बिहार में, उत्तर भारत में खासकर, जब आदमी अकेले चलता था तो जंगली जानवरों का खतरा होता था तो गमछे में पत्थर बांध के रखता था। ये बड़ा प्यारा वेपन है, अगर आपने इसमें पत्थर बांध लिया तो आप इसे नचा सकते हो उतार के। मैं आपको एक अपने स्टेट का एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ अपनी पहाड़ी टोपी होती है, जाहिर है पुराने लोग पहनते थे, सब कुछ था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने वो पहनी है उसका क्रेज बहुत जबरदस्त हो गया। तो राज्यों के जो उत्पाद हैं उनकी ब्रांडिंग में ये है कि पीएम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बहुत बिहार इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार यूपी से लेकर समूचे नॉर्थ ईस्ट में आज वो गमछा। अरे साहब मधुबनी साड़ी, कौन है मधुबनी से हमारे, ये जरा बताओ, जरा ये मधुबनी साड़ी के बारे में बताओ ना। बड़ प्रख्यात साड़ी है भाई, मेहनत लागे छे। मधुबनी कला बहुत मेहनती काज छे। मिथिला पेंटिंग बड़ फेमस छे, आज के टाइम में तो बहुत फेमस छे। अपन सबके भारत मंडपम में कते प्रख्यात भेल छले G20 के टाइम में, सबके पता छे मिथिला के पेंटिंग के बारे में। तो गमछा पॉलिटिक्स जे एलैया, और खासकर हमरा बड़ निक लागल ई मिथिला पेंटिंग वाला गमछा देख के, तो मन खुश हो। बहुत बढ़िया, वाकई ये अच्छा देखो, इससे भी मतलब देखिए, इसको कहते हैं इलेक्शन स्ट्रैटेजी। आप स्टंट स्ट्रैटेजी जो भी कही, ये गमछा बाना बिहार पूर्वांचल में रुआ देखी तो ये सर्व समाज के प्रतीक है। ये सर्व समाज के ऐसा प्रतीक है कि हर आम आदमी गमछा के अपना अपना पर्पस से धारण करेला। जैसे यहाँ के बतानी कि सुरक्षा खातिर गमछा, अब प्रचंड गर्मी के इलाका है, रउआ गर्मी में अगर सर गमछा ना बने तो हीट स्ट्रोक आई। ये गमछा जो रउआ पसीना पोछे काम आ रहा बा, ये गमछा रउआ सामान बांधे के काम आ रहा बा, और मजदूर आदमी यही गमछा में सतुआ बना के डरेर पे खा लेवेला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और दिलचस्प बात बताऊं, मतलब इसका भी अपना एक मजबूत वैज्ञानिक अधिकार है। आप गमछा क्यों पहन रहे हैं उसका एक वैज्ञानिक आधार है। अभी मधुरेन ने बताया, गमछा सम्मान का प्रतीक है, गमछे की उपयोगिता भी बहुत है, तो सियासत में भी गमछा बहुत लोकप्रिय है। खासतौर पे यूपी बिहार के ज्यादातर उभरते नेता या फिर स्थापित नेता जो है वो गमछा जरूर रखते हैं। नेतागिरी में विचारधारा के हिसाब से नेताओं के गमछों का रंग भी बदलता रहता है। बिहार के चुनावी शोर में भी गमछा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली में गमछा लहराया तो बिहार में गमछा फिर चर्चा में आ गया। तो आपको लग रहा है ये जो इस तरह के जो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लोकसभा में वोटिंग होनी थी फाइनल फेज की, प्रधानमंत्री केदारनाथ में पहुंच गए, उन्होंने हिमाचल के वेशभूषा धारण की थी, तो साहब ये इसका क्या इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल, बोली, खाना और कपड़ा, ये तीन चीज जो है भावनात्मक संबंध पैदा करते हैं। जैसे आप न्यूयॉर्क में टहल रहे हैं और आप बिहार से हैं और भोजपुरी गाना गाते हुए जा रहे हैं, हाँ, तो अगर कोई बिहार का आदमी बगल से गुजरेगा वो दौड़ के पकड़ लेगा आपको। आप तमिलनाडु से आप दिल्ली आए और आप दिल्ली पहुंचे, स्टेशन पे एक तमिल बोलता हुआ आदमी मिल गया, आप भागेंगे उसकी तरफ, 2-3 दिन बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। बाद में वो आपका लैपटॉप लेके चला जाए, वो एक अलग बात। लेकिन बोली, भाषा, कपड़ा और खाना जोड़ती है, आपस में जोड़ती है। अगर बिरयानी नहीं आती हिंदुस्तान में तो हिंदू मुस्लिम एकता नहीं पैदा हो पाता। चावल इन्होंने, मुसलमानों ने हमसे लिया, नॉनवेज अपनी तरफ से लिया, दोनों को मिला दिया।
मसाला डालने की टेक्निक ईरान से आ गई, तो फिर जो जो बिरयानी खाने लगा वो धीरे धीरे सेकुलर होता गया, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है। तो मेरा मानना ये है, मैंने खुद अबू धाबी में मैं था, तो मेरे दोस्त उनकी गाड़ी थी, तो मैं एक भोजपुरी गाना लगाया हुआ था, तो एक आदमी आया उतर के, जूस की दुकान थी उसमें से उतर के आया, कहा भैया कहाँ से हैं? मैंने कहा यार यूपी से, बलिया से है भैया। तो ये जो स्टंट है ये भावनात्मक स्टंट है, सीधे छूता है। एग्जैक्टली। अब जिसने भी देखा होगा प्रधानमंत्री को गमछा लहराते हुए, अरे साहब हमारा गमछा, हमारी पहचान है ये, मैंने उदाहरण किया हुआ है ना, कनेक्ट, सीधे कनेक्ट कर रहा है। तो लोग तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिए होंगे। अब तो दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा, वो ये तो कहते हैं कि यार पीएम स्टंट कर रहे हैं। भाई तुम्हें किसने रोका भाई? जब इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है इलेक्शन में, तुम भी करो ना। मैं एक और चीज बात बताऊं, अभी जब राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, तो मैं तस्वीरें कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। अवधोजा साहब आप भी देखिए, तो यहां भी आपको नजर आएगा, ये देखिए, ये जरा ये देखिए, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कब गमछा पहने हुए हैं। हिलाया नहीं ना इन्होंने। हाँ, वो जो क्या कहते हैं, सौरभ गांगुली ने टी शर्ट, ये देखिए तेजस्वी यादव, देखो ये देखिए, इनको गमछे का मतलब पता है क्या होता है, लेकिन गमछा का रंग, ये मुरैठा बांध रहे हैं। मुरैठा बांधने में गमछा का रंग, मुरैठा का रंग देखिए, वो रंग के करा कनेक्ट कर रहा बा। हाँ, रंग बताई करा कनेक्ट कर रहा बा। तो एक कोई ऐसा राजनेता आपके जहन में है जिसके पोशाक को लेकर अवधोजा साहब आप बहुत आकर्षित रहे कि नहीं साहब इस व्यक्ति का पोशाक बिल्कुल अलग है? वैसे तो मुझे ड्रेसिंग सेंस, बहुत सारे लोग हैं, शशि थरूर जी हैं, उनका मैं ड्रेसिंग सेंस देता हूँ, बड़ा नोबल टाइप का ड्रेसिंग सेंस होता है उनका, मतलब रहते हैं वो उसमें। मोदी जी को मैं देखता हूँ अच्छे ड्रेसेस पहनते हैं, बहुत अच्छे, और खासकर उनकी सबसे खास बात यह है कि वो जहाँ जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो स्थानीय ड्रेस में ही रहें। वो एक बड़ी अच्छी बात भी है एक प्रधानमंत्री के लिए। इंदिरा गांधी जी भी कोशिश करती थी, नेहरू जी भी काफ़ी हद तक इस बात की कोशिश करते थे, लेकिन शशि थरूर जी का एक तो लैंग्वेज पे कमांड और दूसरा ड्रेसिंग सेंस, वो ज़बरदस्त है। कॉकटेल है वो बिल्कुल अपने आप में। हाँ हाँ, वो मतलब एक अलग लेवल पे है, एक हाई नोबेलिटी पर है वो। लेकिन आप राहुल गांधी को बोल रहे हैं, टेम्परेचर माइनस, राहुल जी टेम्परेचर माइनस में चल जाए, टी शर्ट ना उतरेला। हाँ हाँ, वो तो उनका जो एक जज्बा है, मैं उन्होंने कुछ काम अभी जल्दी में बड़े अच्छे किए, मैं उसको निश्चित तौर पे अप्रिशिएट करूंगा। एक तो जो उन्होंने भारत यात्रा की, बहुत शानदार की, बहुत बढ़िया किया, और टी शर्ट वो उतार, कोई आसान काम नहीं है वो। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 आसान काम नहीं, एकदम आसान। यात्रा के पॉलिटिक्स पर, लेकिन उस यात्रा की पॉलिटिक्स से मधुरेंद्र, पूरा जो राहुल गांधी को लेके जो सोच थी, दो लोगों की अवधारणा थी, या लोगों ने अपने अपनी दिमाग में उनकी एक इमेज बैठाई थी, उन्होंने उस पूरी यात्रा से उसको पूरा चेंज करने का काम किया, पूरी बदल के रख दी उन्होंने। ये काम गांधी जी ने किया था। जैसे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, मतलब उस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1915 में, तो साउथ अफ्रीका से इंडिया, उन्होंने कहा नो पॉलिटिक्स, मुझे किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा ही नहीं लेना। बोला क्यों? तो गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने कहा एक काम करो, पहले तुम घूम लो पूरा देश, देखो ग्राउंड रियलिटी, किसी सुनो मत कि वहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा। तो गांधी जी ने भारत आते सबसे पहला काम किया साबरमती आश्रम का निर्माण, और दूसरा भारत भ्रमण। तभी तो भारत को समझोगे, तभी भारत को एक यात्रा से जो राजनीति के संबंध बा भारत में तो लंबे समय से रहल बा। अब बीजेपी के संदर्भ में देखी तो रथ यात्रा भी रहे आडवाणी जी के, और एक तरफ मुरली मनोहर जोशी जी की भी यात्रा रहे श्रीनगर के, एक फ्लॉप हो गई। यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से रोका, मंडल कमंडल की राजनीति का पूरा उभार था उस समय साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और लालू जी को प्रसिद्ध बना दिया उस पूरे घटनाक्रम ने, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी। लालू जी को तो बनाया ही, आडवाणी जी को ही बनाया। बिल्कुल, जो वहां से पोलराइजेशन शुरू हुआ कि हम रथ रोकने वाले हैं, वो एमवाई समीकरण को इतना सबने अपने फायदे के हिसाब से अपने अपना वोटर चुन लिया। आप में से कौन लोग, मैं चाहता हूं आप में से बताइए कि ये जो ड्रेसिंग सेंस है या गमछा पॉलिटिक्स है, इससे कोई असर पड़ता है आपको राजनेताओं में? सबसे सर, जैसा कि आपने कहा कि एक ड्रेसिंग सेंस, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ का ड्रेसिंग सेंस अडॉप्ट कर लेते हैं, वहाँ पे लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ती है कि हाँ हमारा नेता आ रहा है, हमारा प्रधानमंत्री है, क्योंकि वहाँ की ड्रेसिंग सेंस को लेकर एक इमोशन है, वो एक भावना है, एक इमोशन प्ले करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ का अटायर लेते हैं, और वहाँ से कभी कोई पास आउट स्टूडेंट भी गुजरता है, ये हमारा स्टूडेंट है, हमारे स्कूल का नेतृत्व है। तो बहुत फर्क है आप में से। हाँ, भावनात्मक वो होता है। बिल्कुल।
सर शुरुआत से जब हम आज़ाद हुए तो हमारी चीज़ें इतनी विदेश में कभी पहुंची ही नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब से वो पोशाकें लेनी शुरू की, वो कुर्ते पैजामे में हर जगह गए हैं। खादी सबसे बड़ा वो है। खादी हमारा जो एक नेशनल सिंबल के तौर पर आया, तो ये जोड़ता है। गांधी जी ने भी हमें खादी से ही जोड़ा था। पूरा वो बिना खड़क बिना ढाल की जो गाना चला था वो भी इसी का था। मोदी कुर्ता, मोदी जैकेट, एक सिग्नेचर स्टाइल जो क्रिएट हुआ, स्टाइल क्रिएट हुआ, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि अगर आप, लेकिन फिर दूसरी बात ये पूछेंगे कि ये तो सब ठीक है भाई, 20 साल में कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लग जानी चाहिए थी, कहीं जूट मिल लग जानी चाहिए थी, मखाना बोर्ड पहले से बन के आज मखाने को हम एक्सपोर्ट कर रहे होते बड़े पैमाने पे। केवल 1-2% एक्सपोर्ट पे भागीदारी है बिहार की, जिसका एग्रीकल्चर का जीडीपी में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। अगर वहां पर आपने इस सेक्टर में फोकस नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग में खासकर, और वो भी आज भी बहुत ही लिमिटेड है आपके उसमें, तो आपकी ग्रोथ, आज ग्रोथ कहां से आ रही? कंस्ट्रक्शन से आ रही, सर्विसेज से आ रही, फाइनेंस से आ रही है बिहार की जो ग्रोथ है। लेकिन जो यहां से रोजगार देने वाली जो आपकी असली फैक्ट्री थी, वो तो लगाना ही दुष्कर हो गया वहां पर। स्केल पे जो हालत है, अब वो वाली बात आ जाती ना, अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, अगर सुशासन स्थापित हो गया था, तो वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ इंडस्ट्री में? अवध ओझा साहब, क्या आपको नहीं लगता ये सवाल बिल्कुल जायज है, मौजूद है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बड़ा ज्वलंत सा सवाल है। और बिहार के पास नेचुरल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, क्या नहीं है उनके पास? मतलब मुझे लगता कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स भी उनके पास है, नेचुरल रिसोर्स भी उनके पास है, सारी बातें। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर इस 20 साल में स्ट्रांग कर ले आते, इन्वेस्टर खुद ही आता उनके पास। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मैं काम हुआ है, हाईवेज बने, एक्सप्रेसवेज बने, एयरपोर्ट्स खुले। अप्रोच नहीं रहा ना एयरपोर्ट का। अगर आप नाम ले रहे हैं तो पटना एयरपोर्ट तो अब जाके बनल है, अदरवाइज आईएसबीटी से ये बदहाल रहा। हाँ, बिल्कुल। तो वही स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर भले, लेकिन करप्शन और ब्यूरोक्रेसी की स्थिति ऐसा रहल और अप्रोच ना रहल। ये नीतीश कुमार कहता था ना कि लैंडलॉक है बिहार, कैसे इंडस्ट्री लगेगा। किसी प्रोग्राम में जनसुराज के नेता कह रहे थे कि पहले गुंडे बदमाश लूटते थे, अब ब्यूरोक्रेट लूट रहे हैं बिहार को। तो उन्होंने कहा फर्क सिर्फ इतना, और एक आम आदमी की समझ वो बता रहे थे, किसी आम आदमी ने बताया। लेकिन एक फैक्टर जो मैं मानता हूं बिहार की राजनीति में एक डिसाइडिंग भूमिका अदा करता है, वो है एम फैक्टर, मुस्लिम नहीं, महिला फैक्टर। तो महिला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियंका गांधी का बिहार दौरा शुरू हो चुका है। चुनावी समर में कांग्रेस और महागठबंधन ने प्रियंका गांधी से बड़ी उम्मीदें पाल रखी है। गठबंधन को भरोसा है कि प्रियंका अपने व्यक्तित्व, अपनी छवि के बल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला वोट बैंक में सेंध लगा सकेंगी। लेकिन ये क्या इतना आसान होगा? अवध ओझा साहब, चुनाव में, मतलब वोटिंग में मुझे लगता है अभी 4-5 दिन बचे हैं, और अब आप जाके मैदान में महिलाओं को रुझा पाएं। जो व्यक्ति 20 साल से महिलाओं को हर स्तर पर उनके केंद्र में है, चाहे उनके आर्थिक उन्नति की बात हो, चाहे लॉ ऑर्डर की बात हो, चाहे शराबबंदी की बात हो, वहां से वोट को अपनी तरफ लाना इतना आसान है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक ऐसा ही एग्जाम्पल है एमपी में, शिवराज सिंह चौहान, मतलब वो जगत मामा हो गए थे एमपी में। हाँ। क्यों? अभी उन्होंने जो अपना लास्ट प्रोग्राम शुरू किया था, तो वो भी यही किया था उन्होंने। उनकी भी ताकत यही थी। उन्होंने जितनी पॉलिसीज थी, मतलब हमारी बहन योजना, बहन योजना जो बाद में जगत मामा, जो उसी योजना, उसी चीज को बाद में महाराष्ट्र ने कॉपी किया। महाराष्ट्र ने, सारे राज्यों ने। तो ये इसका प्रयोग सबसे पहले किया शिवराज जी ने, बड़ा सक्सेसफुल प्रयोग। मतलब जब तक वो एमपी की राजनीति में रहे, उनको कोई चैलेंज दे नहीं पाया। ओझा जी, नीतीश कुमार ने सत्ता में आवत ये प्रयोग के, अगर वो पहला उदाहरण साइकिल, तो बच्चों को, बेटियों को साइकिल, लड़कियों को साइकिल, मैट्रिक पास महिला पे एक्स्ट्रा वजीफा, स्कॉलरशिप, और अब देखिए हर महिला के 10-10 हजार। वो विवाद के कारण हो गई बा। ये एक बड़ा मुद्दा बा बिहार में आज की तारीख में कि चुनाव चल रहा बा, हमें 10,000 रुपया कैसे खाता में आ रहा बा, लेकिन आ रहा बा। बिल्कुल। शालू और दोनों से मैं टिप्पणी चाहता हूँ। बिल्कुल, हम ही कहल चाहे छिए कि जब योजना शुरू होल रहे तो हम ही ऐसे हमर के बैच पहला या दूसरा बैच रहे जरा इस योजना के लाभ मिल रहे। लेकिन नीतीश कुमार के योजना से ई फायदा मिल रहे जे हमर के गांव में जो लड़की के शादी हो जा रहे, ओकर शादी नहीं होए को पढ़े रहे कि 8वां-9वां में जेते तो जैसे पैसा मिलते, साइकिल मिलते, तो ई फायदा रहले नीतीश कुमार के आवे से।
हम एहि चीजमे शालू के मतमे छियै कि बिहारमे जखन ई साइकिल दैके और पाइ दैके 15,000 20,000 25,000 ई लड़की सबके बहुते ज़्यादा हेल्प करै छै। आइके टाइममे अगर लड़कीके अकाउंटमे 50,000 छै तो ओ सशक्त छै कि हम जे करऽ चाहै छी हम कऽ सकै छी। अलग वोट अभी तो 2,500 हर महीने मिलेंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उसका असर होगा। लेकिन वो 10th और 12th में लड़की पास भेले तो ई पढ़ाइयो के एकटा सपोर्ट करे छै ने कि लड़की पढ़ाई करते फर्स्ट डिवीजन एते अकाउंट में पाई एते एकटा घर के लोग सब ओहो ला लड़की के कहे छै हां तू पढ़ तू आगे बढ़। तो एई चीज में हम पक्ष में पूरा इमेज चेंज हो रहा है ना, पूरे सोच चेंज हो रही है। भाई कास्ट पॉलिटिक्स से अगर बिहार में देखिए तो सबसे ज्यादा कास्ट पॉलिटिक्स बावजूद इसके एक वीमेन वोट बैंक के अलग चंक क्रिएट भई जेकर सबसे ज्यादा फायदा नीतीश कुमार के मिला। लेकिन राजद परिवार में देखिए, लालू जी के परिवार में मीसा भारती सांसद, रोहिणी आचार्य इतना मुखर, बावजूद उसके वो ब्रांड वो परिवार क्रिएट ना कर पैलक जो महिला वोट बैंक के अट्रैक्ट कर। बिकॉज वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स पे आके खत्म हो जाती है ना चीजें। अब प्रियंका गांधी के अगर हमने डिस्कशन करल बानी, प्रियंका गांधी के अगर वह गठबंधन मंच दे रहा बा तो मीसा भारती और बाकी बहनों को मंच बहुत बड़ी बात है, और वो यहां से जा रही हैं, वो तो वहीं की बेटियां हैं। बिल्कुल। बिहार में शराबबंदी के चलते महिला वोटरों का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ रहा है। ये बिहार के पिछले चुनाव नतीजों में देखने को भी मिला। इस बार भी महिलाओं को साधने के लिए नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए का तोहफा दिया। ऐसे में क्या बिहार की महिला वोटर महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होगी? क्योंकि महागठबंधन की तरफ से अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज से बिहार की चुनावी कमान संभाल ली है और प्रियंका का फोकस नीतीश के कोर वोट यानी महिलाओं पर है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो। बिहार की एनडीए सरकार पर बेरोजगारी, पलायन और अपराध को लेकर तीखा वार। बिहार चुनाव में प्रियंका की एंट्री धमाकेदार। कितना अपराध हो रहा है बेलगाम। बेगूसराय में प्रियंका गांधी की दहाड़, एनडीए सरकार पर जोरदार वार। किसी भी महिला से पूछ लो कि तुम सुरक्षित हो, घबराती है, शाम को कहीं निकलना है, कहीं जा नहीं जाती, घर पे रहती है क्योंकि असुरक्षित महसूस होती है। बिहार चुनाव में अपने पहले दौरे में प्रियंका गांधी ने सीधे नीतीश सरकार को टारगेट किया। प्रियंका गांधी ने बछवाड़ा में जनसभा से बिहार में चुनावी प्रचार का आगाज किया। नीतीश सरकार को घेरते हुए रोजगार, पलायन और अपराध को लेकर सवाल उठाए। में नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, हाथ ऊपर करके बताओ कितनों को यहाँ पे रोजगार मिलता है? नहीं मिलता ना। देश भर में पलायन करना पड़ता है। मैंने केरल से लेकर कश्मीर तक देखा है कि बिहार से पलायन करके लोग जा रहे हैं। चुनावी सभा में प्रियंका गांधी के टारगेट पर रहे नीतीश कुमार। उन्होंने नीतीश सरकार को टारगेट किया, 20 साल का हिसाब मांगा। बिहार की प्रदेश सरकार 20 साल चलाई और बात करते हैं कि हम रोजगार देने वाले हैं, 1.5 करोड़ रोजगार देंगे, तो दिया क्यों नहीं? 20 सालों से दिया क्यों नहीं? बेवकूफ समझ लिया क्या जनता को? बड़े बड़े वादे करेंगे चुनाव के समय और एक भी वादा पूरा नहीं होगा। महंगाई कम करने की बात करते थे, महंगाई बढ़ गई है। रोजगार की बात करते थे, कौन सा रोजगार दिया? सियासी जानकारों के मुताबिक प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार में उतारकर कांग्रेस पार्टी आधी आबादी को अपने पक्ष में गोलबंद करना चाहती है, क्योंकि बिहार में महिला वोटरों का झुकाव 2 दशकों से एनडीए की तरफ रहा है। नीतीश कुमार की तरफ से महिलाओं को दी जा रही सुविधाएं, नकद सहायता और शराबबंदी वो अहम फैक्टर हैं जिनके रहते महिला वोटरों को अपने पक्ष में करना महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। 20 सालों से सरकार रही है, वहाँ मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है। आपके लिए क्या किया? और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि जब आपसे फायदा लेना है, जब आपसे फायदा लेना है तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी का बिहार दौरा महागठबंधन के पक्ष में बिहार की आधी आबादी को गोलबंद कर पाएगा? अवध ओझा साहब, महिलाएं ना, मैंने देखा कि बीजेपी की जीत में ज्यादातर स्टेट पे देखता हूं महिलाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल। उनकी सोशल स्कीम्स भी उसमें बहुत मायने रखती है, राशन वाली स्कीम भी बहुत मायने रखती है। लेकिन नीतीश कुमार ने
जब से वो आए हैं उन्होंने फोकस करना शुरू किया, और उसके बाद देखिए एक शराब जैसे को शराबबंदी कर देना वो कोई छोटा फैसला नहीं था, बहुत बड़ा। आपने 8, 10, 12 हजार करोड़ तब के, आपने 10-12 हजार करोड़ रुपए अपने रेवेन्यू को एक सेकंड में बोला नहीं चाहिए, तो ये भी एक बड़ा फैसला था। तो क्या आपको लगता है आखिरी चरण में प्रियंका गांधी के मैदान में आने के बाद कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ पाएगा? नहीं, पर्सनालिटी वाइज तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रियंका जी कुछ ना कुछ असर अपना छोड़ेंगी ही। राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं और कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं और गांधी परिवार से हैं, तो एक पर्सनालिटी तो उनका असर पड़ेगा ही। लेकिन शराब का जो दुष्परिणाम जिस समाज को भुगतना पड़ता है वो है महिला। शराब का दुष्परिणाम और किसी को नहीं भुगतना पड़ता, शराब का दुष्परिणाम महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। और ये काम करके नीतीश जी ने इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा था, इतना बड़ा, मतलब महिलाओं को लगा कि नहीं भैया ये आदमी नहीं हटना चाहिए। हम प्रियंका गांधी में वापस आते हैं, बिल्कुल तो उनका कल्ट है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इंदिरा गांधी के अलावा आप किसी ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताइए ना जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी अलग छाप छोड़ी है, जो मतलब वोटर जिनको देख के बहुत आकर्षित होता है, जैसे हमने देखा कि साहब उनको सुनने आते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने कहा ना कि अगर हम मास लीडरशिप की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू शुरुआती दौर में ज़बरदस्त उनकी मास होल्डिंग थी, ज़बरदस्त। फिर अगर हम उसके बाद आए, शास्त्री जी ने अपना मुकाम बनाना शुरू ही किया था पर वो चले गए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने भारतीय राजनीति पर अपना एक आभा मंडल ही क्रिएट कर दिया था। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो वो जो दौर रहा, प्रधानमंत्री आते रहे जाते रहे, उसमें कोई बहुत बड़ा, राजीव गांधी भी, राजीव गांधी भी हैं। और देखिए वुमेन एम्पावरमेंट में राजीव गांधी की 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कोई नहीं भूल सकता। बिल्कुल है ना, जो उन्होंने महिलाओं के लिए अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत इलेक्शन में रिजर्वेशन का पूरा तैयारी, वो तो गेम चेंजर था अगर आप लोकल लेवल पे देखिए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी, मास लीडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, लोग उन्हें सुनते थे कि हाँ भाई ये आदमी कुछ तार्किक बात करेगा, लॉजिकल बात करेगा, अच्छी बातें करेगा। शिवराज सिंह चौहान एमपी में, उनसे बड़ा कोई लीडर फिलहाल के समय में तो नहीं ही है। तो इस तरह से बहुत, लेकिन हमारे दौर में मुझे याद है मैं सुषमा जी से बेहतर वक्ता किसी को नहीं मानता था। वक्ता के वो जब हाउस में बोलती थी तो मुझे नहीं लगता कोई जवाब देने की स्थिति में होता था। नो डाउट। एक्चुअली इतनी पढ़ी लिखी महिला थी वो, और लॉयर, फिर एजुकेशन लेवल, फिर उनका मैंने एक चीज़ देखा था, उनका इंफॉर्मेशन लेवल बड़ा स्ट्रांग होता था। कभी कोई फैक्चुअल मिस्टेक होती ही नहीं थी, जिस पॉइंट को लेती थी, और कभी भी पॉइंट को एक एलाबोरेट नहीं करती थी, टू द पॉइंट बात करती थी। मैं एक महंगाई पे चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट में, वो दूसरे दिन वो पूरा पर्चा लेके आई थी, बोले मैं खुद ही सब्जी खरीदने गई ताकि आज रेट को लेके कोई मुझसे डिस्कस ना करे। तो उन्होंने पूरा रेट गिना दिया था महंगाई के दिन, उस दिन, कि एक आम आदमी कैसे परेशान हो रहा है करके। तो ये जो तैयारी होती है वो कनेक्ट करता था। जब इतने फैक्ट के साथ आप बोलते हैं ना तो वो ऑडियंस को कनेक्ट करता है। बिल्कुल। तो एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये जो प्रियंका जी हैं वो किस तरह से कनेक्ट कर पाएंगी, क्योंकि बहुत कम समय है। अगर वो शुरू से ही चुनावी मैदान में होती और ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमती, उधाई से पूछल जाओ कि का हुआ प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी के वक्स दिखाई देवेला जोन प्रेजेंट करे कोशिश जब हर चुनाव में कल जाला। नहीं, ऐसे तो अर्जुन तेंदुलकर भी सचिन तेंदुलकर की तरह लगते हैं। अब शेख बच्चन में भी अक्ष दिखाई पड़ता, अमिताभ बच्चन का। अक्ष की बात नहीं है, बात है व्यक्तित्व की। यही तो डेमोक्रेसी की सबसे प्यारी बात है कि नरेंद्र मोदी जी एक सामान्य परिवार से आते हैं, जिसका मैं इतना बड़ा कायल हूं, मतलब ऐसा कोई मंच नहीं जहां मैं इसको ना बोलूं। उस परिवार से आते हैं जहां के ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि भगवान किसी तरह नौकरी लग जाए। जिस स्टेटस की फैमिली से वो आते हैं, ऐसी स्टेटस की जो फैमिलियां होती हैं उनमें बच्चों की बस एक ख्वाहिश होती है कि कहीं हम नौकरी लग जाए। और वो आदमी उस जगह से उठकर और थर्ड टर्म भारत का प्रधानमंत्री, और भारत जैसे देश में थर्ड टर्म, आप समझ रहे हैं? थर्ड टर्म, जहां डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट, ये बड़ी उपलब्धि है। और उसके लिए ये कोई सामान्य बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। भारत जैसे देश में थर्ड टर्म में आ जाना, सीटें बेशक कम हो गई हो, लेकिन ये कोई बहुत आसान बात नहीं है। आप मायावती जी को देखिए, कितने सामान्य परिवार से आती हैं, पर यूपी की एक सशक्त लीडर रही हूं। अक्ष की बात नहीं थी। मुलायम सिंह यादव खुद एक बहुत सामान्य परिवार से आते थे। तो किसी भी लीडर में अक्ष की बात नहीं होती, उसका व्यक्तित्व, और वो खुद ही डेवलप करना पड़ता है वक्त के थपोड़े के साथ।
भाई यशस्वी जायसवाल जो क्रिकेट प्लेयर है, हाँ, मुंबई गोलगप्पे बेचते थे, गोलगप्पे बेच रहा था वो आदमी, तो खेला ना, वो परफॉर्म किया। बस राजनीति में भी यही चीज है, जो परफॉर्म करेगा पब्लिक उसी के पीछे खड़ी। और जब आपके सामने मुश्किल हालात आते हैं ना, तभी आप उनसे उभर कर एक बड़े नेता बनते हैं। अगर सब कुछ सजा मिल जाता है ना, तो वो इंपॉर्टेंस पता नहीं रहती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है। बहरहाल आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। अधोजा साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। लिट्टी चोखा, चुनावी चौका, अभी न जाने कितने चुनावी चौके देखने बाकी है, क्योंकि जब तक नतीजे नहीं आ जाते, बिहार की राजनीति में जनता किसको कुर्सी में स्थापित करती है इसका स्पष्ट दृष्टिकोण सामने नहीं आ जाता, तब तक हम आपको बिहार के हर रंग इसी तरह दिखाते रहेंगे और अवध ओझा साहब हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।